बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोई शक नहीं तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया और बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा भी डालना शुरू कर दिया। अदलिया में मुदाखलत की निशानदेही करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस में से एक जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब। उनके ऊपर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू की गई, फिर उसका मीडिया ट्रायल भी शुरू हुआ। याद रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस भी सुन रहे हैं। पहले तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबीए ने मुत्तफिक दरख्वास्त दायर की ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाए, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ। एक पूरी कंपेन बनी जिसमें उनकी अमरीकी शहरियत को जवाब बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एलामिया जारी किया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास कोई अमरीकी शहरियत नहीं, उनके पास सिर्फ ग्रीन कार्ड है, जिसका उन्होंने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को आगाह किया था। मगर बात यहां खत्म नहीं हुई है, फिर मैदान में उतरे फैसल वाडा साहब। जी हाँ, वही फैसल वाडा साहब जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आरटीए की तहत दरख्वास्त देते हैं कि मुझे दस्तावेज फराहम की जाए, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने अपने ग्रीन कार्ड के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया था। 14 मई को जस्टिस बाबर सत्तार साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया खत फिर सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सिक्योरिटी और एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का मुझे पैगाम मिला है, ऑडियो लीक केस से पीछे हट जाओ। जिसके बाद 15 मई को फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसके मुंदरजात वो भी बड़े अहम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उनकी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे। बाबर सत्तार कहते हैं कि जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को रिपोर्ट भेजी थी। हम यही तो कह रहे हैं कि उस हवाले से रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज़ होगी तो तहरीरी तौर पर इसका जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा। एक सेनेटर को, जी हाँ, ये कह रहे हैं फैसल वाडा साहब को कि एक सेनेटर को जवाब नहीं मिल रहा तो अब इबाम बढ़ रहा है, शक व शुबात सामने आ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई मंतक है? 1 साल पहले चीज़ें हुई, 1 साल बाद याद आई, तो 1 साल पहले क्यों नहीं बताया? अब फिर मुदाखलत हुई तो इल्ज़ाम लगाते कि काम नहीं चलेगा, अब आपको सबूत देने पड़ेंगे। जी हाँ, ये कह रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब को फैसल वाडा साहब कि किसने मुदाखलत की है, क्यों की है, इसके शवाहिद दे तो हम आपके साथ खड़े। हालांकि ये नहीं बताया कि किसने कहा है फैसल वाडा वो उनके साथ खड़े हो। बहरहाल फोन उठाकर अगर मैं कहूँ, वो ये कहते हैं कि जज ने कह दिया कि कत्ल कर दो, तो क्या इसका ट्रायल थोड़ी हो जाएगा? जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कल फैसल वाडा साहब की दरख्वास्त का जवाब भी दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी थी। अदालत जुडिशल कमीशन के डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती, इस बात का भी अदा किया गया। फैसल वाडा के बाद जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर एक आगाज हो गया। एक नहीं, तलाल चौधरी, मुस्तफा कमाल साहब, ओन चौधरी और गवर्नर सैयद कामरान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फिर कल सुप्रीम तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कहीं ना कहीं उन पर भी इल्ज़ाम लगाया था, अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा हमें कहा जा रहा है कि पकड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसे बयानात देने वाले दरहकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी, जी हाँ, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। बहुत हैवी जुमला था, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा और ना ही ऐसा होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुंदरजात थे अफसोसनाक थे। कुछ ही घंटों के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस लिया, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी तलब की है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल भी किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। हालांकि कल अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं हम सुनी थी और तौहीन-आमेज़ थी। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन-आमेज़ चीज़ें थी? आज चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जी मैंने सुनी है लेकिन उसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ भी इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें कि इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस किया। जी हाँ, सब ने प्रेस क्लब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि सब पार्लियामान के मेंबर हैं, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये सब किया गया है। फैसल वाडा के बाद मुस्तफा कमाल भी सामने आए। दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप जानेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 5 जून को तलब किया और अदलिया के खिलाफ मुहाजराई का ऊँट अब किस करवट बैठेगा, इस पर भी डेफिनेटली बात करें। लेकिन दीगर कुछ चीज़ें हैं ना, साथ ही कल नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। माजी की तरह कल की समाअत तो बराह रास्त नशर नहीं हुई। हाँ, अगर माजी में भी ना होती तो तब भी कोई सवाल ना होता, लेकिन बहरहाल एक मामला चल तो रहा है। 3 तस्वीरें लीक हुई थी कोर्ट रूम से और उस पर कल सारा दिन समाज से ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा बात होती रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है 190 मिलियन पाउंड की ज़मानत भी उनकी हो चुकी है। आज 9 मई में मुलव्वस
होने के इल्ज़ाम में उमर चीमा और यास्मीन राशिद साहिबा की ज़मानतें भी मंजूर हो गई हैं। क्या PTI के लिए कुछ हवाओं का रुख बदल रहा है? और पंजाब में जजेस की तकर्री का मामला लगता है पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या कुछ ऐसा है जैसे टेंशन है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। फैसल खोखर साहब वज़ीर खेल पंजाब नून लीग यंग ब्लड जी मौजूदा काबीना में शामिल, और मरीम नवाज साहबा ने कोई शक नहीं कि टॉप वजारतें उन तमाम जवानों को दी है जिनसे उन्होंने काम करना है, और कहा जाता है कि उनकी कोर टीम है। देखते हैं उनसे भी पॉलिटिकल क्वेश्चन भी करना, उनकी वजारत से मुतल्लिक़ भी बात जानने की कोशिश करेंगे। तैमूर तालपुर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हमारे साथ मौजूद है। शौकत यूसुफ ज़ई तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान भी हैं KP की हुकूमत के, वो भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले फैसल खोखर साहब, मैंने पूरा मुकदमा आपके सामने रख दिया कि प्रोग्राम हम किस नहज पर लेकर चल रहे हैं, कौन कौन से सवाल हमारे सामने, ये बताएं फैसल वाडा साहब किस मकसद के तहत आपको लग रहा है कि जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के अरकान भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं, लगता है सबको एक ही तरीके से सारी चीजें अंडरस्टैंड हो रही है, ऐसा ही है? सर मेरे ख्याल में देखें कि सबसे पहले जो फैसल वाडा साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने अपनी वो किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनका ये ज़ाती ख्याल है। तो मेरे ख्याल में कि इसको जमहूरियत कहते हैं, कोई भी शख्स कोई भी बात कर सकता है। मैं तो बात करूंगा अपनी जमात की, और जैसे अभी फैसल भी आपके सामने बैठा है, तो फैसल अपनी ज़ाती हैसियत से बैठा है। अनलेस कि हमारी पार्टी का एक स्टांस सामने आए, कोई भी शख्स पार्लियामेंटेरियन हो, मिनिस्टर हो, अनलेस ही इज़ द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, तो उसको पार्टी का हम बात नहीं समझा जाएगा। अभी आप जैसे फैसल को आपने मदऊ किया हुआ है, तो ये जो भी बात होगी ये फैसल के ज़ाती कहते हैं बात होगी, मेरी पार्टी की बात नहीं होगी। और मेरे ख्याल में कि ये इसी को तो जमहूरियत कहते हैं कि कोई भी शख्स कोई भी ओपनली बात कर सके, और मेरे ख्याल में कि एवरीबडी इज़ ओपन टू से वट एवर ही वांट्स। इसको हमारी पार्टी का भी बिल्कुल भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी का ये स्टांस है, अनलेस कि हमारी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन इसको आके। फैसल निहायत एहतराम से तलाल चौधरी साहब की जाती राय है कि पार्टी का स्टांस है, मुस्तफ़ा कमाल, ओन चौधरी, ये सारे आपके इत्तेहादी है ना, आपकी हुकूमत के साथ है ये सारे। सर देखें कि कोई भी अगर इत्तेहादी बात करता है, देखें अभी आपने बात की जजेस की, तो शायद मेरी इस पर राय और हो। मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि देखें मेरी शायद मैं ये भी चाहूँ कि ड्यूल नेशनैलिटी जो जजेस की ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला जो भी करना है मेरी नज़र में सबसे पहले ये पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। कोई भी जो फैसला है मेरी नज़र में सबसे पहले, अभी तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, जैसे पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लॉ है कि ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, ग्रीन कार्ड रख सकते हैं, इसी तरह कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकता। जजेस के ऊपर अभी तक हमारी कोई ऐसी कानून नहीं है, और अगर कोई ऐसी कानून कोई समझता है कि होना चाहिए है, तो उसको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना चाहिए, पार्लियामेंट की डिबेट का हिस्सा बनाना चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने बेशक कहा होगा, उनकी एक ज़ाती राय है, इसी तरह मेरी आज जो भी राय होगी मेरी ज़ाती राय होगी, इसको मैं अपनी पार्टी की ज़ुबान किसी भी एंगल से नहीं कह सकता। अच्छा फैसल, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आपका, मगर मुझे एक चीज़ पूछ रही है ना, बड़े सीनियर इन्होंने सज़ाएँ भी भुगती हुई हैं तलाल चौधरी साहब ने, और मुस्तफ़ा कमाल साहब माशाल्लाह से वो भी बड़े सीनियर हैं। ओन चौधरी साहब अगर सियासत में सीनियर नहीं है तो एक बड़े सियासतदान के साथ उन्होंने बड़ी ज़िंदगी गुजारी है। कामरान टिसोरी साहब, ये सब पार्लियामेंटेरियन है। कामरान टिसोरी साहब तो गवर्नर हैं। इन सबको नहीं पता कि सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में ये तमाम गुफ्तगू करते ताकि ना सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती, ना हाई कोर्ट पूछ सकती, ना कोई प्लेटफॉर्म पूछ सकता। उसी तरह जिस तरह समाअत के दौरान जज कुछ भी गुफ्तगू कर सकता है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी को भी जवाब देनी, ना ही पार्लियामेंट को जवाब दिया है। तो इनको ऐसा नहीं कि इनको शायद अपने प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता, या जैसा जज साहब कह रहे कि वो खास मकसद के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर देखें कि मेरी नज़र में सबसे पहले बात करेंगे तलाल चौधरी साहब की या ओन चौधरी साहब की अगर बात करेंगे, तो सर मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ज़ाती राय दी है, और ज़ाती राय उन्होंने एज ए सेनेटर दी है, एज ए पार्लियामेंटेरियन दी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने अपने दिल की राय बोली है कि मेरे ख्याल में कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगर तनकीद का निशाना बनाया तो उनका ये ज़ाती राय है, और मेरे ख्याल में कि मेरी पर्सनल नज़र में कोई भी अगर पार्टी का स्टांस है, तो पार्टी का स्टांस जब तक कि हमारी लीडरशिप की तरफ से स्पोक्स पर्सन नहीं देता, उसके अलावा कोई भी शख्स और बात करे, इसको हम हतमी नहीं कह सकते। मेरी जो ज़ाती राय, अगर मेरी ज़ाती राय लेना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी इसके ऊपर जजेस के बारे में राय होगी, तो मेरे ख्याल में ये पहले पार्लियामेंट के अंदर एक कानून साजी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक पार्लियामेंट फैसला करे। आपने 4 नाम लिए, मुस्तफ़ा कमाल से लेके ओन चौधरी का लिया, सबका लिया। मेरे ख्याल में 4 पार्लियामेंटेरियन से आप पूरी असम्बली का फैसला नहीं कह सकते। असम्बली के अंदर 297 300 से ज़्यादा हमारे पंजाब के अरकान है, 300 से ज़्यादा हमारे नेशनल असम्बली के अरकान है, उनकी राय है, फैसल की राय है। फैसल की राय अकेली मायने नहीं रखती। ठीक है,
ठीक है सर। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, जितनी समझ मुझे अभी तक आई, फैसल खोखर साहब कह रहे हैं इन तमाम 4 पार्लियामेंटेरियंस जिसमें ये अफराद शामिल हैं, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल ओन चौधरी और गवर्नर साहब भी, इनकी अपनी ज़ाती राय है, पार्टी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, फैसल वाडा साहब से मुतल्लिक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि वो एक प्रॉक्सी है। किसकी प्रॉक्सी है, उसका क्या इशारा? समझ तो मुझे भी खैर बहुत सी, मगर मैं ज़रा आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। आप थोड़ी रोशनी डालेंगे इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या मकसद था? देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर सिस्टम को कमज़ोर करोगे तो फिर हर तरफ से सिस्टम कमज़ोर ही नज़र आएगा। हम तो इसी बात की, जो तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं हमारे, उसको मजबूत करने की बात करती है, मुस्तहकम करने की बात करती है। हम ये कहते हैं कि जी अपने फ़ायदे ना उठाओ इससे, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन इदारों को मजबूत होना चाहिए और जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। अब मेरे भाई बात कर रहे हैं कि जी ये तो जमहूरियत है, तो बस ठीक है, जमहूरियत में तो फिर सब कुछ आज़ाद है, फिर तो करते रहो, फिर तो कोई डिसिप्लिन नहीं होगा किसी पार्टी का। फिर तो जमहूरियत में फिर आपको जो वोट मिला है, बस आप जाके किसी को भी सेनेट में वोट दे दो कि जी ये जमहूरियत है। देखिए, ये पार्टी का डिसिप्लिन होता है। और आप ये क्या समझते हैं कि एक बंदा आके, मैं पार्टी का मेरे पास कौन सा ओहदा है पार्टी का, लेकिन अगर मैं कोई बात यहाँ कर लूँ और वो पार्टी का स्टांस ना हो तो मुझसे शाम को ही पूछ लेंगे कि भाई आपने बात क्यों की है। मुझे तो अप्रिशिएट करना चाह रहा हूं मैं फैसल को ना, क्योंकि इस जवान आदमी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि सारा काम पार्लियामेंट में होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। इतने जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको नहीं पता कि ये प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, मैं इस पे आता हूँ, क्योंकि देखें हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हवाले की गई है। ये जाहिर है, ये पार्टियों का सहारा लेके या कोई आज़ादी का सहारा लेके, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये बात हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ऑलरेडी फॉर्म 47 की जो बात होती है ना, इसी पे तो सारा मसला बना हुआ है कि जी फॉर्म 45 पे तो कोई और लोग जीते हैं ना, फॉर्म 47 पे ये बेचारे बात नहीं कर सकते हैं ना वहाँ असेंबली में। ये खड़े होंगे तो लोग वोटिंग होगी इनके ऊपर ना, क्योंकि सबको पता है फॉर्म 47 के लोग हैं। तो इसलिए ये बच बचा के अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें करके, मेरे ख्याल से देखें, अगर हम इदारों को कमज़ोर करेंगे, हालांकि हमें खुद, आपको पता है कि अदालतों से हमें काफ़ी वो है कि इस वक्त हमारे जितने भी, 1 साल मुकम्मल हो गया 9 मई का, अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा है और वो बेचारे बेगुनाह जेल में बंद हैं। इस तरह इमरान खान के बारे में आप देखें, उनके केसेस डिले हो रहे हैं। हमें तो खुद इस बात पे हो, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ये आज़ाद हो। और ये आज़ादी की जंग से हमारी नहीं है कि हम कहते हैं कि आज़ाद होना चाहिए। ये आज़ादी की जंग हर एक के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, और वो अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे जाके क्या होगा, आप ये मुझे बताएं। अच्छा, फैसल वाडा साहब का क्या मकसद है ना? आपने मेरा प्रॉक्सी वाला सवाल तो गोल कर दिया। क्या मकसद है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? आपने फैसल वाडा साहब की कोई पगड़ी उछाली है? क्योंकि कहते हैं मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, तो अब आपने ऐसी पगड़ी उछाली कि वो पगड़ी से फुटबॉल खेले? ये बताइएगा क्या मकसद है। और अगर उन्होंने अदालत को कहा है तो उन्होंने क्यों कहा कि अगर आप हमें जवाब दे तो हम आपके साथ खड़े हैं? अदालत उनको कोई दरख्वास्त की है कि आप हमारे साथ खड़े हो? मेरे भाई, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, इस मुल्क के अंदर अगर आप सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे ना, अगर आपके पास अपनी पार्टी का टिकट भी हो ना, तब भी आपसे 20-30 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और अगर आप आज़ाद हैसियत में, आप किसी भी पार्टी में नहीं है, तो आप कम से कम 1 अरब रुपए लगा के लोग सेनेट में। अब ये पैसे कहाँ से आता है अल्लाह जानता है कहाँ से आता है, लेकिन ये तो पैसे हलाल करने का वक्त है। तो आप ये देखें मुझे कि फैसल वाडा को वोट किसने दिया है? अगर ये इसने पैसे लेके खरीदा है तो तब भी पूछा जाए कि जी ये पैसा कहाँ से आया है। अभी पूछ और अगर इसको फ्री में मिला है तो वो भी हमें कोई गिदर सिंह ही बता दे, क्योंकि हम भी तो 30 सालों से सियासत कर रहे हैं और फॉर्म 47 के शिकार होकर यहाँ बैठे हैं। हमारी भी ख्वाहिश थी कि सेनेट में आ जाते, लेकिन सेनेट का टिकट इस आसानी से तो नहीं मिलता। तो इसको तो टिकट भी नहीं मिला और फिर भी उसके बावजूद वो जीत के आ गए हैं। तो ये हमें भी कोई फार्मूला बता देना, और फिर इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल से, मैं तो देखें मैं चाहता हूं कि सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती उसके लिए, मेरा वाडा फैसल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और क्योंकि मैं गांव में था, मैं एक केस में था, मेरा 302 मेरे ऊपर है, तो मैं 780 है, तो मैं उस पेशी के लिए कल गया था, तो मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी। लेकिन जैसे मैं आया हूँ और मैंने ये टीवी लगा के उसके हवाले से मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। फैसल वाडा हमारे साथ भी रहा है, मेरा दोस्त भी है। तो इस तरह के मतलब, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहा है ना, अब वो खेलेगा।
नहीं इस सर, तरीके वो से बड़े आप कॉन्फिडेंट है, समझिए। वो कहते हैं बुलाएं मुझे, चीफ जस्टिस ने बुला लिया, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं, मैं मुझे सुने, मैं एक स्टेटमेंट से भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं आ रहा हूं दोबारा। जिनके वोटों से वो आए, तैमूर तालपुर जी पीपल्स पार्टी से। तैमूर साहब बताएं, फैसल वाडा किसकी प्रॉक्सी है? सेनेटर तो वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोटों के साथ बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उनको वोट मिले हैं। वो आपने देखा है कि जहां भी तकरीर करते हैं, जहां भी बात करते हैं, उन्होंने हमेशा सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अच्छी बात की है। यहाँ तक कि वो अपना सियासी वालिद मानते हैं सदर जरदारी को। उन्होंने कि हमसे वोट मांगा तो पहले तो हम देना नहीं चाह रहे थे, पर फिर क्योंकि हमारे पास इजाफी वोट बच रहे थे, तो जो हमारे पास इजाफी वोट थे हमने फैसल वाडा साहब को दे दिए। मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हम इस पर चाहे वोट कर सकते हैं, जैसे चाहे वोट कर सकते हैं, यह हमारा राइट है, हमारी पार्टी का राइट है, ठीक है। हम एमपीएस का इंडिविजुअल राइट है कि हम जिसको चाहे उसको वोट दें। आपको अपने वोट देने पे फख्र है ना सर? मुझे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैं फैसल वाडा मेरे पैनल पे नहीं थे, ठीक है, पर ऑफ कोर्स अगर मैं वोट देता तो मेरा दोस्त है, हम बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है, मुझे बिल्कुल खफा ना होता। अच्छा, फिर फैसल वाडा साहब का ताल्लुक तो किसी जमात से नहीं है ना? ये तो आप वोट कर रहे हैं कि भाई हमने दिया, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, वो हमने दे के उनको कर दिया। हमेशा बिलावल साहब और जरदारी साहब के लिए काबिल इज़्ज़त अल्फाज भी किए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो तनकीद का निशाना तो वो जजेस को बना रहे हैं। तो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि या तो उनको ओन कर लें, ये प्रॉक्सी वाली बात पता चल जाएगी, बीपी पीपल्स पार्टी की प्रॉक्सी है, एमक्यूएम की प्रॉक्सी है, अदरवाइज तो ये इशारे कहीं और जा रहे हैं। इशारे कहीं भी जाएं, हकीकत हकीकत होती है। ठीक है, एक चीज जो है ना, हमें हमेशा जो जहन में रखनी चाहिए कि जब पहली सियासी जंग इमरान नियाजी के साथ शुरू हुई थी, जब हमारी सियासी जंग में कशीदगी थी और बुरा था, परेशानियां थी, तब जो पहले सिपाही पीटीआई के जो हमारे साथ खड़े हुए थे, उनको छोड़ के और उन्होंने आके अनाउंस किया था, ऐलान किया था, उनमें से फैसल वाडा है, तो उस चीज के लिए भी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मैटर्स। ठीक है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब, मुस्तफा कमाल साहब हो गए, कामरान टिसोरी साहब हो गए, ओन चौधरी साहब हो गए, इन जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब ये कुछ भी इसमें बेशतर पार्लियामेंटेरियंस हैं और पार्लियामेंट में वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो सवाल उठ सकता है या हम गुंजाइश निकाल सकते हैं कि इनके पीछे कौन हो सकता है? और ये भी मेरे खबर है कि बहुत ज़्यादा लोग थे जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन कुछ ने इनकार कर दिया। ये एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक मुल्क है। मैं समझता हूँ आप जो सवाल पूछना चाहें, आपको पूछने का हक है और आपको पूछना चाहिए। मुझे जो सवाल पूछना होगा मैं भी पूछने का हक रखता हूँ। ठीक है, आप आज़ादी सहाफत तो पार्लियामेंट में जाके पूछे ना सर, पार्लियामेंट में जाके पूछे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पूछे। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सर, ये तो अब एक पॉलिटिकल केस नहीं रहा, ये तो अब एक सो मोटो एक्शन इस चीज पे हो गया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इस पे कमेंट करना मेरा बनता नहीं है। पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनको एक राय आई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उस पर मैं या आप क्या गुफ्तगू या क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फैसल खोखर से सवाल हमारा डेफिनेटली बाबर सत्तार साहब के मामले पर है। नून लीग क्या मजबूरी में तनकीद कर रही है, क्योंकि इसमें ताकतवर हल्के से मुतल्लिक उन्होंने जो ऑडियो लीक्स केस है वो सुन रहे हैं, उनकी मजबूरी का भी आता करेंगे कि हमारे पास वन पेज पे इस टाइम हमने हमेशा देखा है, या गुज़िश्ता हुकूमतों के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि जब ताकतवर हल्के हो तो फिर बाकायदा तौर पर आवाज़ कुछ डिफरेंट हो जाती है। और पार्लियामेंट में और अगर ये कानून साजी करनी है दोहरी शख्सियत के हवाले से, तो 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होगी। क्या ऐसा मुमकिन है? कर पाएंगे? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी फैसल खोखर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है अगर ये जजेस की दोहरी शरीयत वाला मामला ख़त्म करना है, हालांकि कतगन कभी थी नहीं। अगर नहीं चाहती, अगर हुकूमत चाहती है कि ये दोहरी शरीयत वाला मामला ना हो, तो 2/3 मेजोरिटी तो अभी आपके पास है नहीं, तो क्यों ना इस मामले को पार्लियामान में लाया जाए और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए। कोई ऐसा मजायका तो नहीं है, चाहेगा तो कोई भी नहीं। सर मैं अपने आप की वजाहत कर दूं,
देखिए, मैंने सबसे पहले बात की कि जिस तरह आपने फैसल वाडा साहब की बात की, आपने बाकी हमारे सेनेटर साहब की बात की, तलात चौधरी साहब की बात की, मेरे बड़े भाई हैं। फैसल की शायद अपनी राय भी ये होगी कि शायद जजेस की ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक अकेले फैसल की राय मायने नहीं रखती। ये मैटर करता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। कोई भी फैसला ज़रूरी नहीं है, अगर किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो वो चीज़ अप्रूव नहीं होएगी। शायद जिस तरह मैं सोचता हूँ या जिस तरह तलाल साहब सोचते हैं, शायद ऐसे और भी पार्लियामेंटेरियंस हों, किसी भी जमात में और भी हों जो ऐसा सोचते हों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी राय में इतना बड़ा डिसीजन कोई भी होना हो तो इसको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए। पार्लियामेंट का मकसद ही यही है। आप यकीन करेंगे इस बार जो सूबाई असेंबली आई है इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ऐसी चीज़ों पे हम दोनों तरफ हम एक ही एजेंडे पे आ जाते हैं कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो मेरी नज़र में अगर कोई भी एजेंडा है, कोई भी समरी है, उसको आना चाहिए असेंबली के अंदर। 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी है तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस को पूरा मौका देना चाहिए कि अपना अपना मौका बयान करें, और क्या पता 2/3 मेजॉरिटी के ना होने के बावजूद भी उस लॉ को हम पास कर पाएँ। अच्छा फैसल, मुझे एक और क्वेश्चन मेरे सामने है। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने ना बानी पीटीआई इमरान खान जैसी सहूलियात मांग ली हैं, और उन्होंने बाकायदा जो ख़त लिखे हैं जो जेल खाना जात के जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह को, एडवोकेट जनरल पंजाब को भेजे हैं। 1978 के रूल्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, यानी कैदी इतनी मार्फत के साथ अपने वकला के ज़रिए ख़त लिख रहे हैं वो सहूलतें जो हैं जो इमरान खान साहब को मिली है वो उन्हें भी मिलें। हालांकि ये सहूलतें नवाज़ शरीफ साहब को भी थी, मरीम नवाज़ साहबा को भी थी, आसिफ अली जरदारी साहब को थी। ये इन कैदियों को उस वक्त इतनी होश नहीं आई। इसके पीछे कुछ है, ज़रा बता दें। कुछ सख्ती सुख्ती करने के प्लान में तो नहीं है आप लोग? सबसे पहले तो ये देखें, किस चीज़ की? इमरान खान साहब के ऊपर कोई सख्ती करने का प्लान तो नहीं है? नहीं सर, सख्ती वाली बात नहीं है। आप देखें कि सख्ती करनी हो तो अब तो हम हुकूमत में बैठे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ इस पॉलिसी पे यकीन ही नहीं रखता बदला रखने वाली। वरना बदला लेना हो तो अभी तो सूबाई हुकूमत भी उनकी है, फेडरल भी उनकी है। मैं अपनी चीज़ को वजाहत कर दूँ कि अमेरिका में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब जिस फिरौनियत का मंजर लेते थे, आज वो किसको भूल है जब वो कहते थे कि मैं वापस आकर एसी भी बंद कर दूंगा, ये भी बंद कर दूंगा। कुदरत का निजाम देखें, आज मैं वही तस्वीर इमरान खान साहब की। जी, बंद किया नहीं, बस कहा था। आप सर, आपको सर मैं वजाहत कर दूं, मेरे ख्याल में कि किसी को भूल नहीं है कि जिस डेथ सेल के अंदर मुहतरमा मरियम नवाज को रखा गया, आप पता नहीं किस फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं सलमान भाई। मेरे ख्याल में जो मुहतरमा मरियम नवाज का डेथ सेल है, मैंने खुद जाके देखा हुआ है। किसी दिन उसका प्रोग्राम करें, कौन सी फैसिलिटीज़ की बात कर रही हैं। ऐसी मुश्किलात में रखा गया हमारी लीडरशिप को। राना सनाउल्लाह साहब को किन मुश्किलात में रखा गया, मियां नवाज शरीफ को किन मुश्किलात में रखा गया। आप 2 दिन की सहूलत देख के पिछले कई सालों की कहते हैं कि हमने सहूलियात दे दी। जितनी मुश्किलात में मरियम नवाज साहिबा को रखा गया, आप मुझे बताएं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी बात सुने। मरियम नवाज साहिबा को जब हम नैब कस्टडी के अंदर लेके गए थे, वो पहली खातून नैब की कहते कस्टडी में गई थी। उनके लिए सेल्स ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि ऐसी खातून को रखना कहाँ पर है। तो ये पहली खातून थी जिनको उन्होंने नैब कस्टडी में रखा। आपको वो वक्त याद नहीं है? आज हम अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो हमें वो वक्त भी याद करना चाहिए कि हमारे लीडरान को किस मुश्किलात में रखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पहले बताइए, कल आप टीवी लगा के बैठे थे कि इमरान खान साहब खिताब करेंगे और आप सुनेंगे, वैसे लगाया था टीवी आपने? जी जी, जाहिर है, सारे पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर वो चांदरा टाइप की चीज बनाई थी आपने, चांदरा टाइप की चीज। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उस एक तस्वीर से तो इतना खौफ फैला हुआ है कि अभी हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भाग रहा है। ठीक है। और ये जो इश्यूज बन रहे हैं, ये सारे तो उसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस एक तस्वीर की झलक थी। और आप देखा आज के किसी और ने भी उस रंग के कपड़े आज पहने हुए हैं। अगर आप देख ले, किसी सूबे का सरबराह है, उसने भी उसी रंग के नहीं। तो आपको लीड की यूनिफॉर्म नजर नहीं आती? मुझे तो उसमें सख्ती नजर आती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये जो लोग लॉन्च हुए हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के, हम तो समझ रहे थे कि ये अगस्त सितंबर तक की हुकूमत चलेगी, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि अगस्त सितंबर तक की हुकूमत चली जाए। ठीक है। जो हालात मैं देख रहा हूँ और जो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। ये जो आपने, अगर आपको याद होगा 93, 90, और ये जो सूरत हाल थी उस वक्त भी इसी तरह थी। अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्निना और ये सारे एक दूसरे के उसमें सफ़ेरा हो गए थे, और अब वही सूरत हाल मुझे अब दोबारा नज़र आ रही है।
तो देखिए मैं इस वक्त सबसे ठीक है, मैं इसका कोई इशारा समझूं को पॉजिटिव 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की जमानत हो जाना, उमर सरफराज चीमा साहब की जमानत हो जाना, यास्मीन राशिद साहबा की जमानत हो जाना, कोई पॉजिटिविटी है आप लोगों के लिए? देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो लॉन्च हुआ है ना जजों के खिलाफ, ये यही कि जी आप आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे जो लग रहा है ये जजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और मुझे साजिश का हिस्सा ही लग रहा है कि उनकी किरदार कुशी की जाए। और देखिए हम तो खुद, मैंने आपसे कहा ना कि हम कौन सा इतने खुश थे कि जी हमारे ये मेरे भाई ने बात की कि जी बड़ी फैसिलिटीज़ और बड़े वो इशारे, इस तरह कोई लीडर आपने आज तक देखा है कि वो कह रहा है ना मुझे डॉक्टर चाहिए, ना मैं बीमार हूँ, ना मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो यार कम से कम इस बात को तो अप्रिशिएट कर लेना चाहिए कि पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल सियासतदान है, और वो सियासतदान कह रहा है कि जी मैं अपने केसेस ठीक है, अपनी अदालतों में फेस करूंगा और उसके बाद बाहर आऊंगा, ठीक है, कोई डील नहीं होगी, कोई बाहर जाना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हमें इस तरह की सियासत को अप्रिशिएट करना चाहिए। गो के उसके जितने देर तक वो अंदर रहेगा उतनी देर तक पाकिस्तान को नुकसान रहेगा। ठीक पाकिस्तान है, मैं दोबारा आता हूँ। जितनी भी लीडरशिप तो इस वक्त नहीं है कि पाकिस्तान को चला रहा है, ये तो ढंग टपाव चल रहा है, लेकिन ये कि नुकसान मुल्क का हो रहा है, ये सबको मानना चाहिए। ऑलराइट, मैं आपकी टेक आ गई, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। तैमूर मुझे ये बताइएगा, सदर ज़रदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने कहा कि मफावत करनी चाहिए, मफावत करेंगे, हम हर कदम तक जाएंगे, पाकिस्तान के लिए जाएंगे, मईशत के लिए जाएंगे। अभी 2 रोज़ पहले बिलावल साहब की जो तकरीर थी ना वो बड़ी तगड़ी थी सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी उस मफावत वाली बात पे इतनी सीरियस नहीं है। थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज़। बड़ा क्लियरली और बड़े वजाहत के साथ हुकूमत बनने से पहले भी हमने मफाहमत की बात की थी, हुकूमत बनने के बाद भी हमने मफाहमत की बात की थी। तो मफाहमत होनी नहीं है। सदर ज़रदारी साहब का ये शौक़ था कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको साथ लेके चलें। जिस तरह हम आज मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए हैं, हमने उनकी हुकूमत बना के दी, हमने उनको हर चीज़ में सपोर्ट किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो हम ये चाहते थे कि माइनस इमरान खान से बात करना तो समझ से बाहर है, क्योंकि जिस तरह से उसने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, पर जो नए लोग आए हैं उनसे बात करें, उनको पाकिस्तान के बेहतरी और भले के लिए साथ लेके चलें। पर ये बात करेंगे नहीं, और जो बात कुछ चंद लोग इनमें से करना चाहते हैं उनको मना कर दिया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि बेसिकली ये सारी जो पैदाइश है ये इस्टेब्लिशमेंट की है। आप ऐसे समझें कि इस्टेब्लिशमेंट को ये इस तरह बुलाते हैं जैसे बच्चा रोता है तो अपनी माँ को बुलाते हैं, तो उस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट को बुला रहे हैं और बुलाते रहेंगे। कौन है पैदाइश इस्टेब्लिशमेंट की? इमरान खान। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना आपको, जैसे माँ बच्चा अपनी माँ को रो रो के बुलाता है, इस तरह से रो रो के इस्टेब्लिशमेंट को बुलाते हैं। ठीक है। फौज के अलावा किसी ये बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है। और फौज ने कह दिया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इनके पास फिर कोई रास्ता रहता नहीं है सिवाय कि यही शोर करते रहें, गालम गलोच असम्बलियों में करते रहें, रोड रास्ते बंद करते रहें, डंडे मारते रहें, डंडे खाते रहें। इनका और कोई इरादा ही नहीं है। यानी आप समझते हैं आजकल फौज की बिल्कुल किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत में? पीपल्स पार्टी का ये मानना है? मैं समझता हूँ कि ये रोल जो है वो बहुत छोटा कर दिया गया है। ठीक है, रोल बहुत छोटा कर दिया गया, यानी है लेकिन थोड़ा रोल छोटा है। इस ब्रेक के बाद ऊपर वेलकम बैक। फैसल, मुझे ये बताइएगा पंजाब हुकूमत ये लोअर कोर्ट्स को के जो जजेस हैं उनकी तकर्रुरी क्यों नहीं कर पा रही? आज भी 15 दिन की मोहलत दी है, क्या वजह है? भाई देखें कि इसके ऊपर ना बड़ी संजीदगी का ये मामला है। हमने एक और जज की तकरीर का मामला था, कैबिनेट के अंदर समरी आई, उसको हमने डिले किया। जज साहब नाराज़ भी हुए कि हम क्यों डिले कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा 2 दिन पहले। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल सही आ रही है। जी। तो देखें हमने उस चीज़ को पेंड किया क्योंकि हमने उसके ऊपर एक तकरीर के ऊपर हमें अच्छी तरह स्क्रूटनी करनी है। अब वो माजी की तरह मामलात नहीं चलेंगे, थोड़ी सी लेट सवेर सही, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किन जजेस की तकरीर कर रहे हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि सिफारिशों को ख़त्म किया जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी स्क्रूटनी से अच्छे जजेस की बहाली हो, क्योंकि जिस कानून की हम बालादस्ती की बात कर रहे हैं उसके लिए ऊपर जो कानून जो हमारे जजेस बैठे हैं वो मैटर करते हैं। तो इसमें लेट जरूर हुई है, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज इसके ऊपर तकरीरी इंशाल्लाह हो जाएगी। आई श्योर यू। मरियम औरंगजेब साहबा चीफ जस्टिस को क्यों कह रही है कि आप पैनल दे दें, अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो? मरियम साहबा क्या कह रही हैं? मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं जज साहब से कि आप पैनल दे दें हमें। आप पैनल दे दें हमें? जी जी, जजिस के हवाले से आप रिकमेंडेशन दे दें। नहीं देखें जी, रिकमेंडेशंस तो उनकी तरफ से आनी भी चाहिए और रिकमेंडेशंस के ऊपर एक शॉर्ट लिस्ट आ जाए। एक नाम, जैसे हमारी समरी के ऊपर 2 दिन पहले हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर एक नाम रेकमेंड किया गया। हमने उस समरी को वापस भिजवाया और हमने अर्ज किया कि एक नाम ना दें, आपने जब भी कोई रेकमेंड भी करना है तो नाम ज्यादा दिया करें ताकि उस पैनल में से हम चूज करके वापिस भेजा करें। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि रिकमेंडेशंस फैसल मुझे एक और आंसर कर दे प्लीज, अपनी वजारत से मुतल्लिक। आप काफी यंग है और ये हमने इस बारी तब्दीली देखी, हालांकि बुजुर्गों के साथ और बाबों से मुतल्लिक और सीनियर से मुतल्लिक किसी और जमात के कलमात थे कि अब नए ब्लड को आना चाहिए, लेकिन मरियम साहबा ने ये साबित किया अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स पे, जिसमें आप भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं आप। आपके गोल्स क्या हैं नौजवानों के लिए? कुछ काम शुरू किया, ज़रा थोड़ा बताएंगे। मैं सलमान साहब आपकी 2 चीज़ें बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले सबसे खूबसूरत बात देखें कि शौकत साहब भी बैठे हैं, तैमूर साहब भी बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। चीफ मिनिस्टर का ये क्लियर इनिशिएटिव था कि हमने साबका हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रोकना। आज तक ऐसे कोई सीएम नहीं है जिसने आके ये कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करें। कोई भी इस सियासी आड़ में आके हमने ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसके ऊपर हमारे लोगों को, आवाम को मुश्किलात आए। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव सोच आई है। उस पॉजिटिव सोच के अंदर मैंने क्या किया है, 2 एलिमेंट्स में मैंने फोकस किया, एक नॉन डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट मेरे इनिशिएटिव्स ये हैं कि मैं पंजाब को खेलों की नर्सरी बनाना चाहता हूं, प्लेयर्स की नर्सरी बनाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम बोला जाए, ताकि गोल्ड मेडल्स जिसको हम बड़ी हकीर नजरों से बड़ी दूर हमें नजर आता है, और इंशाल्लाह ताला वो गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। हमारी अभी भी एक बहन माइनॉरिटी की, वो सिंगापुर में जाके उसने गोल्ड मेडल भी लिया, सिल्वर मेडल भी लिया। इसके अलावा हमारे हॉकी प्लेयर्स की तरफ देख लें, हमने 3-3 करोड़ के नाम दिए हैं। तालीम की इमरजेंसी, हम स्पोर्ट्स की इमरजेंसी को भी रखें। मुझे जरा आगे बढ़ना है क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी सर स्पोर्ट्स की इमरजेंसी है और लेट्स सी द रिजल्ट। सलमान भाई मैं 1 मिनट चाहूंगा। जी मैं सलमान भाई आपको एक चीज अर्ज कर लूं। सलमान भाई देखें कि हमारा फोकस कभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर रहा है, लेकिन किसी भी हुकूमत का फोकस प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर नहीं रहा। हमारी सबसे बड़ी तनकीद क्या होती थी कि यार जो हमारे एथलेटिक्स, हमारे नेशनल हीरोज होते थे, हम उनका ख्याल नहीं रखते थे। जब वो जीत जाते थे उस टाइम इनाम देते थे, बाद में भूल जाते थे। हम रिजल्ट पे वेट करेंगे, हम रिजल्ट पे वेट करेंगे, मुसलसल आपके साथ राब्ता भी देंगे। शौकत साहब अभी आए दुबई लीग्स, क्या वजह है? नून लीग और उनसे रिलेटेड, पीपल्स पार्टी और उनसे रिलेटेड काफी लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी थी। आप लोग एहतियात से चलते हैं या दुबई के अलावा किसी और मुल्क में जायदादें बनाते हैं? क्या मामला है आप लोगों का? देखिए हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं ना कि जो हम क्यों मुज़ाकरात नहीं करना चाहते पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ। ये हुकूमतों में रहे, ये हमें ताना देते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार। आपने पूछा भी कौन, तो इनको पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कौन है। 4 बारियां आप लोग पहले ले चुके हैं, 5वीं बारी में फिर एस्टेब्लिशमेंट की पाँव पकड़ के आप इक़्तिदार में आए हैं। तो ये तो आप तो अभी भी बैठे हैं उनकी गोद में, टीवी पे थोड़ी मानता सर कोई ताना दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये पहले से कह रहे हैं कि स्विस बैंक भरे हुए हैं इनके, ये लंदन में जाके इनके फ्लैट्स देखें, दुबई में जाके इनके असासे देखें। अब मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन क्या होगा क्या आप मुझे बताएं। चलो दुबई लीग्स पे आ गया, उससे पहले जो लीग्स आए थे उसमें जो लोग नाअहल हुए थे वो फिर आके दोबारा बैठ गए। तो इस मुल्क में मेरे भाई सजा जजा नहीं है। सर आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया ना, एक नवाज शरीफ को निकलवाया, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं अर्ज करता हूं सलमान भाई, नहीं मुझे तैमूर की तरफ जाना है। तो नवाज शरीफ को किस चीज की सजा मिली थी? जी पनामा लीक्स याद नहीं है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना, मेरे बड़े भाई हैं, आप देखें कि पनामा लीक्स भी देखें ना, मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया है और इसका हिसाब होना चाहिए। और ये 1-2 ने नहीं किया, जितने भी हैं सबको इस कटहरे में आना चाहिए। और अवाम नहीं होगा तो अवाम इनका एहतसाब करेगी। और ये मेरे भाई ने कहा ना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकते, तो ठीक है, हमने तो इलेक्शन करके दिखा दिया आपको। अच्छा शौकत भाई 30 सेकंड है। तैमूर, इनके बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं आप लोग की फैमिलीज वगैरह से, मतलब जिनका दुबई लीग्स में प्रॉपर्टीज का इंकशाफ हुआ, जो कुछ भी है,
मगर ये सवाल तो बनता है, मनी ट्रेल पूछ ली जाए, किस चैनल से पैसा बाहर गया, ये सवाल तो करना बनता है, क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप किसी सियासतदान की बात कर रहे हैं तो हमारी तो हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, हमारी हर चीज़ की डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो मेजॉरिटी चीज़ें जो आज ये प्रॉपर्टी की लीक्स की निकली हैं दुबई से, वो एक्चुअली दुबई की लिस्ट में नाम नहीं है। वो जिन जिन ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो वहाँ से निकाल के आए हैं। बाकी जांच के आपकी बात है, बिल्कुल मनी ट्रेल में जाना चाहिए, देखना चाहिए पैसे कैसे आए, कहाँ से आए, हक हिलाल के हैं, कहीं किसी ने कोई करप्शन करके तो ये नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक है, चाहे सियासतदान हो, चाहे जज है, रिटायर्ड जर्नल, पैसा आया, मनी ट्रेल देना बनता है और पता चलना चाहिए कि किस चैनल के जरिए पाकिस्तान से बाहर पैसा गया। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इतना कॉन्फिडेंट अपने मुल्क के लिए होना चाहिए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। ये बजाते खुद एक सवाल होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।